फूड सेफ्टी ऑफिसर क्लासेज में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। देखिए, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा फूड स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो देखिए क्या था, जैसा कि हमने पहले फूड को समझा कि फूड क्या होता है, ठीक है। तो जब हम कभी भी किसी फूड की बात करते हैं, जितने भी मार्केट के अंदर फूड प्रोडक्ट आते हैं, तो इन फूड प्रोडक्ट को सही क्वालिटी या सही सेफ्टी के रूप में इनका सेल आउट किया जाना चाहिए या इनका कंजप्शन होना चाहिए। तो ये कैसे डिसाइड होगा? फूड स्टैंडर्ड से डिसाइड होगा। यानी कि कोई भी जो फूड प्रोडक्ट होगा उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि वो कुछ पर्टिकुलर फूड स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले समझना होगा कि रियल मायने में यहाँ पर फूड के लिए फूड स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है। तो देखिए, फूड स्टैंडर्ड के बारे में एक जनरल अगर वे में बात करें तो फूड स्टैंडर्ड एक तरह का कोई डॉक्यूमेंट ही होगा। फूड स्टैंडर्ड में बनाने के लिए कोई ना कोई डॉक्यूमेंट डेवलप किया होगा, यानी कि कोई ना कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होगा जिसके अंदर फूड स्टैंडर्ड की बात की गई होगी। और ये जो फूड स्टैंडर्ड जिन डॉक्यूमेंट में मेंशन किया गया है, ये क्या प्रोवाइड करेगा? ये प्रोवाइड करेगा रिक्वायरमेंट, यानी कि कोई जिस फूड के लिए फूड स्टैंडर्ड की आवश्यकता है, यानी कि रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को डिसाइड करेगा आपका फूड स्टैंडर्ड, या डिसाइड करेगा कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन। जैसे कि मार्केट के अंदर देखा होगा बहुत सारे अलग अलग तरह के फूड प्रोडक्ट होते हैं, तो उनके अंदर क्या रहता है कि उन फूड प्रोडक्ट का अंदर कुछ ना कुछ फूड स्टैंडर्ड के थ्रू डिसाइड किया जाएगा कि उस फूड प्रोडक्ट के जो फूड स्टैंडर्ड है वो किस स्पेसिफिकेशन के लिए दिए गए हैं। जैसा कि मार्केट के अंदर फ्रूट जूस यानी फ्रूट से बनी हुई बहुत सारी प्रिपरेशंस आती है। इन फ्रूट प्रिपरेशंस जो फूड प्रोडक्ट बनाती है, तो ये वहाँ पर भी क्या रहता है, उस पर्टिकुलर प्रिपरेशंस के लिए क्या रहेगा, कोई ना कोई स्पेसिफिकेशन होगा। उस स्पेसिफिकेशन के बारे में भी कौन बताएगा? आपका फूड स्टैंडर्ड बताने वाला है। इसी तरह से फूड स्टैंडर्ड आपका कोई गाइडलाइन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये जो आपका फूड स्टैंडर्ड का जो डॉक्यूमेंट है, ये जो तैयार किया गया है, ये क्या करेगा, कोई गाइडलाइन भी तैयार कर देगा हमको। क्योंकि फूड स्टैंडर्ड न केवल फूड प्रोडक्ट के लिए होते हैं, बल्कि उस फूड प्रोडक्ट को बनाने के अंदर क्या प्रोसेस काम में लिया गया है, उस प्रोसेस के लिए भी क्या रहेगा, कोई ना कोई फूड स्टैंडर्ड जरूर होता है। और वो प्रोसेस के लिए जो फूड स्टैंडर्ड होता है, तो उसके लिए भी क्या रहती है, कोई पर्टिकुलर गाइडलाइन होती है। वो गाइडलाइन भी कौन डिसाइड करेंगे? आपके फूड स्टैंडर्ड के ये डॉक्यूमेंट डिसाइड करेंगे। और दूसरा कि अब जो फूड स्टैंडर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, आपके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। यानी कि आपकी जिस तरह की फूड प्रोडक्ट की प्रिपरेशंस होगी, जिस तरह का आपका फूड प्रोडक्ट है, उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं, उनको भी डिसाइड करने का काम कौन करेंगे? ये फूड स्टैंडर्ड करेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी फूड स्टैंडर्ड का डॉक्यूमेंट होता है, वो डॉक्यूमेंट क्या प्रोवाइड करता है? एक रिक्वायरमेंट, एक स्पेसिफिकेशन और एक गाइडलाइन या कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करता है, जो उस फूड की क्वालिटी और सेफ्टी को क्या करता है? डिसाइड करता है आगे चलकर। लेकिन इसका यूज किस तरह से होना चाहिए? इसका अगर यूज की बात करें, कैन बी यूज कंसिस्टेंटली। ऐसा नहीं है कि किसी ने फूड स्टैंडर्ड को एक बार तो फॉलो कर लिया फूड प्रोडक्ट बनाने के अंदर, लेकिन दोबारा कभी भी उसका फॉलो नहीं किया हो, ऐसा नहीं होता है। तो जो भी फूड स्टैंडर्ड के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो उसके रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिकेशन, गाइडलाइन या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उनका हमेशा यूज कैसा किया जाता है? कंसिस्टेंटली उनका हमेशा यूज किया जाना चाहिए। जिससे क्या होगा? जिससे ये होगा कि जो भी टू एंश्योर, ये आगे चलकर क्या कर सके, एंश्योर कर सके उस फूड मटेरियल की सेफ्टी को, कि जो भी आप फूड मटेरियल या फूड प्रोडक्ट जो काम में ले रहे हो, वो फूड मटेरियल या प्रोडक्ट आपका कैसा होना चाहिए भाई? सेफ होना चाहिए। तो इसके लिए आपका जो भी फूड स्टैंडर्ड है वो हमेशा किसको एंश्योर कर रहा है? फूड मटेरियल और आपके उस फूड प्रोडक्ट को। और दूसरा हमने बात की थी कि इस फूड प्रोडक्ट को बनाने में कौन काम में आता है? प्रोसेस। उस प्रोसेस को भी, यानी कि कोई भी फूड प्रोडक्ट तैयार किया जाता है तो ऐसा नहीं होता कि अपनी मर्जी से कोई भी प्रोसेस काम में ले लिया, कंपनी वाले ने जैसा चाहा वैसी अपने हिसाब से उस फूड प्रोडक्ट को तैयार कर दिया, ऐसा नहीं होता है।
यानी कि जैसे कोई कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी है, तो कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी का मतलब ये नहीं होगा कि उसने कोल्ड ड्रिंक बना के बेच दी मार्केट के अंदर और वो कोल्ड ड्रिंक की फूड स्टैंडर्ड का फॉलो करे। साथ में उस कोल्ड ड्रिंक के बनने के लिए जो फूड प्रोसेस, यानी जो प्रोसेस काम में लिया जा रहा है, उस प्रोसेस का भी क्या होना जरूरी है, स्टैंडर्डाइज होना जरूरी है कि किन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए उस कोल्ड ड्रिंक का बनाया जा रहा है। और इस तरह की बहुत सारे कंट्रोवर्सी हमारे कंट्री के अंदर आए हैं कोल्ड ड्रिंक से रिलेटेड, जिनको हम आगे कभी डिस्कस करेंगे। और जो भी एंड सर्विसेज का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि आपने फूड प्रोडक्ट तैयार कर दिया, अब फूड प्रोडक्ट को तैयार करके कंज्यूमर तक पहुंचाना है, तो कंज्यूमर तक पहुंचाने की प्रक्रिया क्या होगी, सर्विसेज की। इसमें उस फूड प्रोडक्ट का स्टोरेज भी होगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन भी होगा, तो उन ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज की क्या कंडीशन होगी, यानी कि उन सर्विसेज के लिए भी फूड स्टैंडर्ड क्या करेगा, एक गाइडलाइन को डिसाइड करेगा। तो ये सब चीजें क्या होनी चाहिए, आर फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ये ह्यूमन कंजप्शन के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए कि जो भी ह्यूमन कंजप्ट कर रहा है वो उसके लिए क्वालिटी और सेफ्टी के हिसाब से हमेशा सही होने चाहिए। तो जो भी फूड स्टैंडर्ड होता है वो इस तरह से होना चाहिए कि जो उसका पर्पज है, पर्पज क्या होता है कि वो लास्ट में ह्यूमन कंजप्शन के लिए जाके क्या होने चाहिए, हमेशा फिट होने चाहिए, उसके अंदर कोई किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी क्वालिटी और सेफ्टी दोनों का ध्यान रखा जाता है फूड स्टैंडर्ड के लिए। सही बात है। और सबसे आगे जो बात करेंगे अपन इन फूड स्टैंडर्ड में, आगे क्या बात करेंगे कि सबसे बात है कि अब इन सब चीज़ों को करवाने के लिए क्या होना चाहिए, कोई ना कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी या किसी न किसी की अकाउंटेबिलिटी। सही बात है। तभी तो फूड स्टैंडर्ड का फॉलो किया जाएगा और तभी ह्यूमन कंजप्शन के लिए क्या होंगे, फिट होंगे, यानी क्वालिटी और सेफ्टी के हिसाब से। तो इनको एनफोर्स बाय गवर्नमेंट कहने का मतलब गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी रहती है कि जो भी ये फूड स्टैंडर्ड बनाने वाली कौन होते हैं, फूड स्टैंडर्ड, जो भी गवर्नमेंट की एजेंसी जो होती है, वही एजेंसी क्या कर रही है, फूड स्टैंडर्ड को डिसाइड कर रही है। ठीक है। तो यहाँ पर सबकी अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस फूड स्टैंडर्ड का हमेशा क्या किया जाना चाहिए, फॉलो किया जाना चाहिए। तो एनफोर्स बाय गवर्नमेंट, फूड कंपनीज एंड रिटेलर, सभी लोगों को इन फूड स्टैंडर्ड का क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। भाई रिटेलर को भी क्या करना पड़ता है कि जैसे किसी फूड के लिए लिखा हुआ है कि भाई कि इसको इतने टेम्परेचर पे स्टोरेज करना चाहिए, इसका रेफ्रिजरेशन करना है या इसको कूल स्टोरेज करना है, तो उस स्टैंडर्ड को भी इस स्टैंडर्ड को भी किसको मानना पड़ेगा, रिटेलर को भी मानना पड़ेगा। फूड कंपनीज को फूड प्रोडक्ट बनाने में स्टैंडर्ड का फॉलो करना है, प्रोसेस में फूड स्टैंडर्ड का फॉलो करना है, और गवर्नमेंट को भी क्या करना है, टाइम टू टाइम पर इन फूड स्टैंडर्ड को क्या करना है, रिवाइज करना है और इवेल्युएट करना है कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए हमेशा वो फूड प्रोडक्ट क्या रहे, हमेशा फिट रहे, क्वालिटी और सेफ्टी के हिसाब से। तो ये तो बात थी यहाँ पर क्या कि फूड स्टैंडर्ड का क्या उद्देश्य होता है, क्या पर्पज होता है, बराबर है। अब बात करते हैं कि जो भी हमारे फूड स्टैंडर्ड्स होते हैं, इनके क्या टाइप्स हो सकते हैं। तो थोड़ा सा हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन के अंदर भी हम बार बार जिस तरह से वर्ड का इस्तेमाल करें कि प्रोडक्ट स्टैंडर्ड होते हैं, प्रोसेस स्टैंडर्ड होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी क्या होते हैं, किसी फूड स्टैंडर्ड के टाइप हो सकते हैं। देखिए अब बात करते हैं फूड स्टैंडर्ड के। तो अलग अलग वे हो सकते हैं किसी भी फूड स्टैंडर्ड के टाइप्स के, हम अलग अलग वे में जाके क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। तो टाइप्स की जब बात करते हैं अपन फूड स्टैंडर्ड के, तो सबसे पहला एक टाइप जो अभी हमने बोला थोड़ी देर पहले यहाँ पर, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड। तो प्रोडक्ट स्टैंडर्ड का मतलब किससे हुआ कि जो भी फूड प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है उस फूड प्रोडक्ट को रिगार्डिंग जो भी स्टैंडर्ड होगा वो क्या होगा, आपका प्रोडक्ट स्टैंडर्ड होगा। तो हाउ द प्रोडक्ट, तो यहाँ पर क्या होगा, स्पेसिफिक फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फूड प्रोडक्ट।
स्पेसिफिक फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फूड प्रोडक्ट, यानी कि कुछ हर फूड प्रोडक्ट के क्या होते हैं, उसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, उसकी कुछ क्या होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। वो कैरेक्टर्स और फीचर्स के अकॉर्डिंग फूड स्टैंडर्ड डिसाइड किए जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड। इसी तरह से आपका जो अगला स्टैंडर्ड होते हैं, टाइप्स होते हैं प्रोसेज स्टैंडर्ड। अगर प्रोसेज स्टैंडर्ड की बात करें तो सीधा सा मतलब क्या होगा, हाउ द प्रोडक्ट शुड बी यूज्ड, यानी कि आपका प्रोडक्ट किस तरह से प्रोड्यूस किया जा रहा है, वो प्रोसेज होता है, वो भी क्या होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। जैसे कि अपन ने कोल्ड ड्रिंक की बात करी, इतने तरह के मार्केट के अंदर फ्रूट बेस्ड प्रिपरेशंस आते हैं, जूस, नेक्टर्स, है ना। तो ये जो प्रिपरेशंस आते हैं, तो इनके लिए जो प्रोसेज काम में लिया जाता है, उसको भी मैन्युफैक्चर या कंपनी वाले को क्या करना चाहिए, उस पर्टिकुलर स्टैंडर्डाइज करना जरूरी है। ऐसे नहीं है कि अपनी मर्जी से कोई भी मशीनरी वगैरह काम में लिया, कोई भी प्रोसेस काम में लिया और उस फूड प्रोडक्ट को तैयार कर दिया, है ना। इन बातों का भी यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये क्या होता है आपका प्रोसेस स्टैंडर्ड। इसी तरह से अब अगला जो आता है, एक है इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड। ठीक है, इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड की बात करें अपन तो जाहिर सी बात है, इंफॉर्मेशन नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी फूड प्रोडक्ट के ऊपर क्या लिखी होती है, इंफॉर्मेशन। हर फूड प्रोडक्ट की क्या होती है, एक इंफॉर्मेशन होती है। जो इंफॉर्मेशन किसके थ्रू दी जाती है, लेबलिंग के थ्रू। जो इंफॉर्मेशन कैसे दी जाती है, कोई लेबलिंग के थ्रू दी जाती है, या कोई भी दूसरा कम्युनिकेशन का तरीका है, अदर कम्युनिकेशन का तरीका है, तो उसके लिए भी क्या होता है, एक स्टैंडर्ड डिसाइड होते हैं, एक स्टैंडर्ड डिसाइड होते हैं। जैसे कोई मैन्युफैक्चर किसी फूड प्रोडक्ट को बना के ये कह दे कि हमारा फूड प्रोडक्ट खाने से क्या होगा भाई, कि तुम पर्टिकुलर बीमारी से ठीक हो जाओगे। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन अगर दे रहा है तो उसके लिए भी क्या होता है, कोई ना कोई स्टैंडर्ड डिसाइड होता है। मैन्युफैक्चर को एक लिमिट में रखा जाता है कि उसको किस तरह से इंफॉर्मेशन देना है जो भी फूड प्रोडक्ट है उसके बारे में। तो इसके लिए भी फूड स्टैंडर्ड के अंदर लेबलिंग से रिलेटेड कुछ रूल्स या रेगुलेशन डिसाइड कर रखे हैं। वो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है किसके हिसाब से, फूड स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो कभी भी आप कंफ्यूज मत हो जाना कि सिर्फ फूड स्टैंडर्ड का मतलब आप प्रोडक्ट स्टैंडर्ड से ही मतलब समझो। यहाँ पर इसका मतलब प्रोडक्ट स्टैंडर्ड से भी होता है, प्रोसेस स्टैंडर्ड से भी होता है और इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड से भी होता है। आगे चलकर हमारे जो सिलेबस है उसके हिसाब से हमको क्या पढ़ने रहेंगे, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड और इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड के अंदर लेबलिंग से रिलेटेड जो फूड स्टैंडर्ड्स है उनको हम आगे चल के स्टडी करेंगे। क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम फसाई का सिलेबस देखते हैं या अदर स्टेट का किसी का भी सिलेबस देखते हैं तो उनमें जो फूड स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं, लेबलिंग से रिलेटेड बात करते हैं और वो प्रोडक्ट स्टैंडर्ड की बात करते हैं। बराबर बात है। तो इस तरह से इनको भी हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर टाइप्स के रूप में हम देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए और क्या हो सकता है यहाँ पर कि इन स्टैंडर्ड्स को भी, जैसे आपने 3 तरह के स्टैंडर्ड्स बना दिए ना, यहाँ पर आपने प्रोडक्ट, प्रोसेस, इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड बना दिए, तो और भी आपको कई बार पेपर के अंदर जब आप एग्जाम में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे तो आपको कई बार ये स्टैंडर्ड के नाम नहीं देके और कुछ दे दिए जाते हैं। जैसे कि क्या नाम दे दिए जाते हैं, मैंडेटरी स्टैंडर्ड। मैंडेटरी स्टैंडर्ड, देखिए मैंडेटरी अच्छे से हम जानते हैं कि मैंडेटरी का मतलब क्या होता है। मैंडेटरी का मतलब होता है कि कुछ इस तरह के फूड स्टैंडर्ड डिसाइड किए होते हैं एजेंसी के थ्रू, जिनको किसी भी मैन्युफैक्चर को या किसी भी रिटेलर को हर हाल में फॉलो करना ही रहता है। उन फूड प्रोडक्ट में कभी भी ऐसा नहीं होता कि भाई कि आप उन फूड स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करो और मार्केट में आप क्या करो, उनको बना के बेचना शुरू कर दो। तो ऐसे जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो हमेशा आपके मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स होते हैं और आपके कंपल्सरी स्टैंडर्ड होते हैं। तो क्या मतलब हुआ भाई यहाँ पर, यानी कि मैंडेटरी है और कंपल्सरी स्टैंडर्ड है। तो देखा जाए तो ये अपने आप में क्या चीज है, मिनिमम। ये ऐसे स्टैंडर्ड कैसे होते हैं, ध्यान रखना, मिनिमम क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड पैरामीटर होते हैं कि कम से कम किसी भी फूड प्रोडक्ट को इस लेवल तक जाके तो फूड स्टैंडर्ड का फॉलो करना है। सही बात है, कम से कम इतना तो उनको हमेशा फूड स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा। तो जो भी कंपल्सरी या मैंडेटरी टाइप के जो स्टैंडर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, आपके मिनिमम क्वालिटी
ये किसको इंडिकेट करते हैं? मिनिमम क्वालिटी एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स को बताते हैं। तो ध्यान रखना, जब कभी आपके सामने मैंडेटरी या कंपल्सरी स्टैंडर्ड की बात करें तो वो किसकी बात कर रहा है? मिनिमम क्वालिटी और सेफ्टी की, कि कोई भी फूड प्रोडक्ट है उसकी कम से कम इतनी क्वालिटी और कम से कम इतना जरूर सेफ है कि आपकी ह्यूमन बॉडी के लिए प्रोडक्ट हार्मफुल नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एंश्योर द कंज्यूमर नॉट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, नॉट एक्सपोज टू अनसेफ फूड। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मैंडेटरी या कंपल्सरी स्टैंडर्ड इतनी उनकी क्वालिटी, इतने उनकी सेफ्टी के पैरामीटर डिसाइड कर दिए गए हैं कि वो अब आप जब भी उनको कंज्यूम करता है, कोई भी कंज्यूमर उनको कंज्यूम करता है तो वो आपके अनसेफ कंडीशन तक नहीं पहुंचेंगे, कि उनको आपके फूड इंटेक करने से आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब हुआ मैंडेटरी या कंपल्सरी स्टैंडर्ड होते हैं एंश्योर द कंज्यूमर नॉट एक्सपोज टू अनसेफ फूड। यानी कि अब आपका फूड है, इन स्टैंडर्ड की वजह से आपका फूड अनसेफ कैटेगरी के अंतर्गत नहीं जाएगा। आपका फूड हमेशा कौन सी रिक्वायरमेंट को पूरी करेगा? सेफ फूड की कैटेगरी को फुलफिल करेगा। यानी कि मैंडेटरी या कंपल्सरी फूड स्टैंडर्ड आपके फूड को अनसेफ फूड की कैटेगरी में जाने से बचा लेते हैं। तो इसलिए हर मैन्युफैक्चरर को मैंडेटरी या कंपल्सरी फूड स्टैंडर्ड का फॉलो करना कंपल्सरी है, कि आपका कोई भी मैन्युफैक्चर होगा ये नहीं कह सकता कि भाई कि मैं इन मैंडेटरी या कंपल्सरी स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करूंगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे स्टैंडर्ड, अगर बात करें अपन, ऐसे स्टैंडर्ड हमेशा कैसे रहेंगे? आपके मिनिमम स्टैंडर्ड्स। ये जो आपके स्टैंडर्ड होते हैं वो कैसे होते हैं? आपके मिनिमम स्टैंडर्ड होते हैं, और ये हमेशा ही क्या रहते हैं? कंपल्सरी फॉर ए प्रोडक्ट। हर प्रोडक्ट के लिए क्या होते हैं? ये एक तरह से कंपल्सरी होते हैं। इस तरह के जो भी फूड स्टैंडर्ड डिसाइड किए जाते हैं, इन फूड स्टैंडर्ड को, ये जो मैंडेटरी कंपल्सरी फूड स्टैंडर्ड है, हमारे सिलेबस में कुछ फूड प्रोडक्ट का नाम दिया गया है, जैसे जैम, जेली, मार्मेल्स, फ्रूट है ना, वेजिटेबल प्रिपरेशंस, उनके कुछ मिल्क प्रिपरेशंस, मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, उनके कुछ फूड स्टैंडर्ड हम हमारे सिलेबस के अंदर इंक्लूड कर रखा है, जिनको हम आगे डिटेल से देखेंगे कि उनके क्या क्या वैल्यूज़ दिए होते हैं और उनको याद करने का क्या तरीका हो सकता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब होता है कि अगर कोई कंप्लाई, अगर मान लीजिए यहाँ पर इस तरह के फूड स्टैंडर्ड को अगर कोई फॉलो नहीं करे, अगर इस तरह के फूड स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करे, मिनिमम क्राइटेरिया, अगर मिनिमम क्राइटेरिया को अगर फॉलो नहीं करेगा तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? बैंड ऑन सेल ऑफ आइटम। उस फूड प्रोडक्ट या आइटम को सेल होने से उसको क्या किया जा सकता है? बैन किया जा सकता है। जाहिर सी बात है, कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी अपने अगर उन फूड स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करेगी तो उस कोल्ड ड्रिंक को क्या किया जा सकता है? बैन किया जा सकता है। मैगी बनाने वाली कंपनी उस मैगी से रिलेटेड अगर फूड स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करती है तो उस प्रोडक्ट को बैन किया जा सकता है ना। तो कहने का मतलब हुआ कि मैंडेटरी या कंपल्सरी स्टैंडर्ड हमेशा ही कैसे रहे? मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड रहे हैं, और जिनका हर हाल में क्या फॉलो किया जाना जरूरी है। तो इतना तो समझ गए कि मैंडेटरी या कंपल्सरी स्टैंडर्ड हमारे लिए सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, अब आपने मैंडेटरी को तो देख लिया, अब आपने मैंडेटरी स्टैंडर्ड तो देख लिया, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड ऐसे भी होते हैं जो मैंडेटरी कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने क्या करा? मैन्युफैक्चरर के लिए उसकी इच्छा पे छोड़ दिया कि वो उन फूड स्टैंडर्ड को चाहे तो अपना सकता है या उन फूड स्टैंडर्ड को वो छोड़ भी सकता है। तो इस तरह के जो भी फूड स्टैंडर्ड होते हैं जो मैन्युफैक्चर के लिए आपने छोड़ दिए कि वो चाहे तो इनको अडॉप्ट करे या अडॉप्ट नहीं करे, तो इसका मतलब ये हुआ ऐसे जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? वॉलंटरी स्टैंडर्ड। इनको हम हमेशा ही क्या कहते हैं? आपका वॉलंटरी स्टैंडर्ड। यानी कि वॉलंटरी स्टैंडर्ड अपने आप में कुछ ऐसे स्टैंडर्ड हुए जो कहीं ना कहीं नॉन कंपल्सरी कैटेगरी के होते हैं
और देखा जाए तो इनको अगर एक छोटा सा और आसान वर्ड देना चाहे तो अपन दे सकते हैं एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड, है ना। तो अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए मैंडेटरी स्टैंडर्ड एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड होते हैं क्या, नहीं, मैंडेटरी स्टैंडर्ड कभी भी एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड नहीं होते हैं, कंपल्सरी स्टैंडर्ड होते हैं। जबकि वॉलंटरी स्टैंडर्ड होते हैं वो हमेशा ही आपके कैसे होते हैं, एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। जिनको अडप्ट तो करती है, अडप्ट बाय फूड इंडस्ट्री, इनको कोई भी फूड इंडस्ट्री होती है अडप्ट कर सकती है, ठीक है। लेकिन अब बात आएगी अडप्ट क्यों करे भाई, हर इंडस्ट्री ये सोचती है कि भाई हम तो कम से कम इन मैंडेटरी या कंपल्सरी फूड स्टैंडर्ड को फॉलो कर लें, वही उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो ये अलग से जो वॉलंटरी स्टैंडर्ड होता है, एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड होते हैं, फिर भी बहुत सारी फूड इंडस्ट्री होती है इस तरह के फूड स्टैंडर्ड्स को अडप्ट करने का काम करती है, ठीक है। किसके साथ में, इन एडिशन टू मैंडेटरी स्टैंडर्ड, इन एडिशन टू मैंडेटरी स्टैंडर्ड, यानी मैंडेटरी स्टैंडर्ड तो फॉलो करना ही करना है, लेकिन फिर भी कुछ फूड इंडस्ट्री होती है वो हमेशा ही इस तरह के वॉलंटरी एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड को फॉलो करने का काम करती है, ठीक है। तो इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा हो गया, ये क्या करेगी, मार्केट के अंदर कोई भी फूड इंडस्ट्री अगर वॉलंटरी स्टैंडर्ड को फॉलो करती है तो वो कह सकती है, मार्केट के अंदर एडवर्टाइजिंग करती है कि हमारा जो फूड प्रोडक्ट है दूसरी इंडस्ट्री के कंपेयर में हमारा फूड प्रोडक्ट क्या सुपीरियर है, हमारे फूड प्रोडक्ट को बनाने में या उसमें जो भी मटेरियल काम में लिया गया है, किस क्वालिटी का काम में लिया गया है, जो भी वॉलंटरी स्टैंडर्ड थे हमने उनका भी फॉलो किया है। तो कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पर, तो गिव्स देयर प्रोडक्ट है ना, अपने प्रोडक्ट को एक कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग के अंतर्गत सरवाइव करने के लिए काम में लिए जाते हैं इस तरह के वॉलंटरी स्टैंडर्ड या फूड स्टैंडर्ड। तो एक कॉम्पिटिटिव मार्केट एडवांटेज, क्योंकि अच्छे से पता है कि आज मार्केट के अंदर एक फूड प्रोडक्ट को बनाने के लिए बहुत सारी कंपनीज है। तो हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो हमारे सामने भी अलग अलग कंपनीज के प्रोडक्ट अवेलेबल है ना। जैसे अपन लेज वगैरह लेके जाते हैं तो बहुत सारी कंपनीज है, तो बहुत सारी कुकीज़ वगैरह अपन खरीदने जाते हैं तो उन सब के लिए भी क्या होता है, अलग अलग तरह की कंपनीज मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो हर कंपनी या फूड इंडस्ट्री अपने प्रोडक्ट को बेचना आसान कर ले, तो इसके लिए वो क्या करती है कि साथ में वॉलंटरी स्टैंडर्ड को भी क्या करती है, एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड को भी अडप्ट करती है, जो उनको मार्केट के अंदर कंपटीशन के अंदर आगे ला सके। तो इस तरह के जो भी होते हैं यहाँ पर, तो वॉलंटरी स्टैंडर्ड भी क्या होते हैं, होती तो वॉलंटरी स्टैंडर्ड भी अपने आप में एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ही है ना। हर प्रोडक्ट का वॉलंटरी स्टैंडर्ड होता है, वो उस प्रोडक्ट का एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ही होता है ना। लेकिन इसका फायदा क्या होता है, इस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को फॉलो करने का फायदा ये होता है, ये किससे रिलेटेड होता है, उसकी ग्रेडिंग करने से रिलेटेड। समझिए बात को, रिलेट्स टू ग्रेडिंग, यानी कि वो उस फूड प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट के साथ में क्या कर देगा, अलग कर देगा, ग्रेडिंग कर देगा। वो कहेगा कि ये कि एक फूड प्रोडक्ट इस लेवल का है तो हमारा फूड प्रोडक्ट इस लेवल का है। तो वो ये लेवल कैसे मिला, इन वॉलंटरी स्टैंडर्ड की वजह से। क्यों, क्योंकि उसने क्या कर दी, मार्केट के अंदर एक ही टाइप के फूड प्रोडक्ट के लिए अलग अलग तरह की ग्रेडिंग कर दी। क्योंकि हम भी मार्केट में कोई चीज़ खरीदने जाते तो हम बोलते नहीं भाई इससे ज़्यादा अच्छा क्या दोगे आप भाई। जैसे ऑयल खरीदने गए, आप ऑयल खरीदने भी जाओगे तो भाई अपन एक ऑयल लेते हैं तो पूछते भाई दूसरा तेल कौन सा अच्छा होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हम क्या चाहते हैं कि जैसे आजकल तेल की, जब हम रिफाइनरी का तेल वगैरह खरीदने जाते हैं तो अपन पूछते हैं, बोतल पे देखते हुए कि लिखा हुआ देखते हैं ना भाई कच्ची घानी का तेल। तो वो क्यों देख रहे हैं अपन कच्ची घानी का तेल, क्योंकि उसने इस तरह का वॉलंटरी स्टैंडर्ड या एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड के रूप में उसको अडॉप्ट कर लिया कंपनी वाले ने, और उसको मार्केट में अपना फूड प्रोडक्ट बेचने में क्या हो गई, आसानी हो गई। तो ये इस तरह के जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, वॉलंटरी या एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड्स होते हैं, है ना। जिससे क्या होगा कि क्लास एक तरह की ग्रेडिंग हो जाएगी और मार्केट में क्या हो जाएगा, क्लासिफिकेशन हो जाएगा। यानी कि अब आज के टाइम में देखिए मार्केट के अंदर अलग अलग तरह के ऑयल्स आपके अवेलेबल हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो किस वजह से हुआ, इस तरह के वॉलंटरी या एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड की वजह से हुआ। और यही आगे चल के क्या करेगा, हेल्प इन मार्केट स्ट्रेटिफिकेशन,
मार्केट स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब ये होता है क्योंकि मार्केट में आज इतना ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है हर एक फूड प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो उस वक्त आपके वॉलंटरी स्टैंडर्ड ही क्या करते हैं, मार्केट में एक स्ट्रेटिफिकेशन डिसाइड कर देते हैं कि लेवल डिसाइड कर देते हैं, हर फूड प्रोडक्ट की ग्रेडिंग या कैटेगरी होना हो जाता है। सही बात है। जैसे एग मार्क आपने देखा है ना, एग मार्क वगैरह भी क्या होता है, कुछ जगह पर एग मार्क को क्या किस रूप में भी काम में लिया गया है, कुछ जगह पर आपका एग मार्क मैंडेटरी कैटेगरी का है। अगर एग मार्क की बात करें ना, अपन आगे चल के एग मार्क को डिटेल से पढ़ेंगे, तो कुछ जगह पर एग मार्क को मैंडेटरी या कंपलसरी स्टैंडर्ड के रूप में माना गया है, लेकिन कुछ फूड प्रोडक्ट के केस में उस एग मार्क को भी कैसे काम में लिया जा रहा है, वॉलंटरी स्टैंडर्ड के रूप में भी काम में लिया जा रहा है। एग मार्क को समझने के लिए पूरी एग मार्क की एक अलग से क्लास होगी, एग मार्क का एक पूरा का पूरा फूड लॉ है, उसको हम अलग से पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से ये है कि आपने फूड स्टैंडर्ड की बात समझ ली। यहाँ तक आपने फूड स्टैंडर्ड की बात समझ ली। अब फूड स्टैंडर्ड को फॉलो करने की जब बात आती है तो फूड स्टैंडर्ड का फॉलो किया जाता है, एक नेशनल लेवल पर भी फॉलो किया जाता है और इंटरनेशनल लेवल पर भी इनका फॉलो किया जाता है। नेशनल लेवल का मतलब जैसे इंडिया एक कंट्री है, तो इंडिया के अंदर फूड स्टैंडर्ड फॉलो करने के लिए क्या होना चाहिए, कोई ना कोई लॉज होता है। तो इंडिया का अपना एक फूड लॉ है, इंडिया की अपनी एजेंसीज है जो इन फूड स्टैंडर्ड को फॉलो कराने का काम करती है। इसी तरह से इंटरनेशनल लेवल पर, जैसे आज यहाँ पर आप कोई फूड प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो, यहाँ पर आपने फूड प्रोडक्ट तैयार कर लिया और उस फूड प्रोडक्ट को आप सेल आउट करने जा रहे हो, आप कहाँ पर, दूसरे कंट्री के अंदर, अमेरिका, यूरोप या कहीं भी दूसरे कंट्री के अंदर आप जब प्रोडक्ट को सेल आउट करने जाओगे, तो अब कैसे बिलीव करे दूसरा कंट्री कि आपने जो फूड प्रोडक्ट तैयार किया है वो वाकई में उस कंट्री ने सही क्वालिटी का तैयार किया है या नहीं किया है। तो ये तो बड़ी दिक्कत हो गई कि आपने फूड प्रोडक्ट तैयार तो किए यहाँ पर, लेकिन आप अपने कंट्री के अलावा मैन्युफैक्चर दूसरे कंट्री में उन फूड प्रोडक्ट को बेच ही नहीं पा रहा, क्योंकि दूसरा कंट्री, अमेरिका, यूरोप वगैरह, हर किसी कंट्री के फूड प्रोडक्ट के ऊपर बिलीव करते ही नहीं है। सही बात है। तो इसके लिए कोई ना कोई ऐसी एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए इंटरनेशनल लेवल पर कि जो इस तरह के फूड प्रोडक्ट कंट्रीज आपस तैयार करते हैं, उन फूड प्रोडक्ट का एक दूसरे के साथ में क्या कर सके, ट्रेड कर सके, कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में प्रोडक्ट को भेजा जा सके और दूसरी कंट्री से अपने कंट्री के अंदर फूड प्रोडक्ट को बुलाया जा सके, यानी खरीदा जा सके। तो उसके लिए भी कोई ना कोई स्टैंडर्ड का फॉलो करना जरूरी है। तो वहाँ पर जो एक बना हुआ है, एक सेटअप बना हुआ है जिसका नाम क्या है, कोडेक्स। ठीक है, कोडेक्स एक हार्मोनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड। एक कोडेक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा आगे कि वो बहुत सारे कंट्री को क्या करता है, फूड स्टैंडर्ड के लिए क्या करता है, इनवाइट करता है, एक दूसरे के साथ में उन फूड स्टैंडर्ड को शेयर करते हैं, जिससे कि हर उसके जो भी मेंबर्स होते हैं जो फूड स्टैंडर्ड बना रहे हैं, वो आपस में उस फूड प्रोडक्ट को एक दूसरे को पहुंचा सके। तो उसके लिए वहाँ पर क्या रहता है, इंटरनेशनल लेवल पर फूड स्टैंडर्ड का हार्मोनाइजेशन का काम कौन करता है, कोडेक्स। इन सभी टॉपिक को, एग मार्क हुआ, कोडेक्स हुआ, इन सभी टॉपिक को हम अपनी आगामी आने वाली क्लासेज के अंदर इन इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं इनमें से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ठीक है।